बाजार में सब्जी वाले ने पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, अभिमन्यु जी के लिए है आंटी जी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरी बहू तान्या ने झपट कर वो पैकेट छीन लिया और मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। उसकी आवाज़ में जहर था। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। सब्जी वाला चौंक गया। आसपास खड़े लोग देखने लगे, पर तान्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पैकेट लेकर चली गई और मैं वहीं खड़ी रह गई, अपमान और हैरानी में डूबी हुई। पर उसे क्या पता था कि उसे एक पैकेट ने जो सिलसिला शुरू किया वो उसकी पूरी दुनिया उलट देने वाला था। मैं कौन हूँ यह तो उसे अभी पता चलना बाकी था। मेरा नाम कंचन अवस्थी है। उम्र 19 साल। लखनऊ के गोमती नगर सेक्टर में रहती हूँ। एक जमाने में सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल में सीनियर कोऑर्डिनेटर थी। 32 साल तक एडमिशन और रिकॉर्ड डिपार्टमेंट संभाला। हर कागज, हर दस्तावेज, हर छोटे से छोटे डिटेल पर मेरी नज़र रहती थी। यह काम मैंने इतने साल किया कि झूठ और सच में फर्क करना मेरी आदत बन गई। अगर आप हमारी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको ऐसी कहानियाँ कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरे पति मोहन की मौत 4 साल पहले हुई थी। डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेल हो गई थी। 8 महीने इलाज चला। मैंने दिन रात एक करके उनकी सेवा की, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन वह गए लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा टूट गया। पर मैं बैठी नहीं। मेरा बेटा अभिमन्यु था ना, 42 साल का मेरा एकलौता बेटा। मेरी जिंदगी उसी से सहारे में फिर से खड़ी हुई। तान्या से अभिमन्यु की शादी 6 साल पहले हुई थी। तब तान्या 30 साल की थी। कॉर्पोरेटर में HR मैनेजर थी। पढ़ी लिखी, सुंदर, आधुनिक। शादी के समय तो मुझे लगा कि भगवान ने मेरे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता भेजा है। शुरू के 2 साल तो सब ठीक रहा। तान्या मुझसे अच्छे से बात करती थी, मम्मी जी कह कर बुलाती थी। मैं भी सोचती थी कि बहू बेटी जैसी होती है। पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। छोटी छोटी बातों से शुरुआत हुई। मैं सुबह पूजा करती तो तान्या कहती, मम्मी जी इतनी देर तक पूजा करने की क्या ज़रूरत है। मॉडर्न टाइम्स में थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। मैं चुप रह जाती। फिर खाना बनाने भी दखल देने लगी। इतना तेल मत डालो, हम हेल्थ कॉन्शियस से। मैं सोचती ठीक है, नई पीढ़ी है, उनके अपने तरीके होंगे। पर जो अगले 2 साल में हुआ वो मैंने कभी सोचा नहीं था। सब कुछ बदल गया उसे दिन में बाद जब अभिमन्यु ने कहा कि उसे सिंगापुर जाना है काम के लिए। वहाँ कंपनी ने बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, 6 महीने के लिए जाना होगा। मेरा दिल भारी हो गया, पर मैंने हिम्मत दिखाई। ठीक है बेटा, जा अपना ख्याल रखना। तान्या बोली, मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ, और अभिमन्यु रोज फ़ोन करेगा। पहले महीने तो अभिमन्यु ने फ़ोन किए। हफ्ते में 2-3 बार बात होती थी, पर फिर धीरे धीरे फ़ोन कम होने लगे। मैं जब भी पूछती तान्या कहती, मम्मी जी वर्क प्रेशर बहुत है, टाइम डिफरेंस भी है ना, वो सोता है जब आप जागती है। 6 महीने निकल गए, अभिमन्यु नहीं आया। तान्या ने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया है और 6 महीने। मैंने कहा पर एक बार तो आ जाए। तान्या की आवाज़ में जुजुलाहट थी। आपको पता नहीं है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं, इतना आसान नहीं है। फिर 6 महीने और निकल गए। अब तो अभिमन्यु ने फ़ोन बिल्कुल कम हो गए थे, महीने में एक आध बार, वो भी इतनी जल्दी में कि ढंग से बात नहीं हो पाती थी। मैं उससे कहती बेटा तू कब आएगा। वो कहता जल्दी मम्मा, बस थोड़ा और काम है। पर उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा था, कुछ थका हुआ, कुछ दूर का। 2 साल बीत गए, अभिमन्यु अभी तक नहीं आया था। मेरा दिल रो रहा था, पर मैं क्या कर सकती थी। तान्या तान्या ने घर में अपना राज जमा लिया था। अब वो मुझसे प्यार से बात नहीं करती थी, सीधे आदेश देती थी, मम्मी जी सुबह इतनी आवाज़ मत करो, मुझे नींद आती है। मम्मी जी इस कमरे में मत आया करो, यह मेरा ऑफिस स्पेस है। धीरे धीरे उसने मुझे घर के पिछले हिस्से के छोटे कमरे में शिफ्ट कर दिया। बोली, आपको इतनी बड़ी जगह की क्या ज़रूरत है। यह वही घर था जो मैंने और मोहन ने मिलकर बनाया था। 3 बेडरूम का मकान गोमती नगर में, मोहन की पूरी जिंदगी की कमाई।
या अब मैं अपने ही घर में मेहमान बनकर रह रही थी, पर मैं चुप रही। सोचा बेटा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, वह अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता। तभी एक दिन मैंने देखा कि तान्या घर में कुछ लोगों को लेकर आई। वह कमरे दिखा रही थी। मैंने पूछा, यह कौन है? तान्या ने बेरुखी से कहा, प्रॉपर्टी डीलर है, मैं घर बेचने की सोच रही हूँ। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या यह मेरा घर है? तान्या मुस्कुराई, एक ठंडी कड़ी मुस्कान। टेक्निकली मम्मी जी, आप बूढ़ी है और मैं अभिमन्यु की पत्नी हूँ। लीगली मेरा भी हक है। मैं स्तब्ध रह गई। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं पाई। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। और फिर वो दिन आया जिसने मेरी आंखें खोल दी। मैं गोमती नगर के बाजार में सब्जी लेने गई थी। वहाँ एक डिलीवरी वाला मुझे दिखा। उसने मुझे पहचाना और बोला, आंटी जी, आप कंचन अवस्थी है ना, अभिमन्यु जी की मम्मी? मैंने कहा हाँ। उसने अपने बैग से एक पैकेट निकाला। यह अभिमन्यु जी के लिए आया था, पर घर पर कोई नहीं मिला तो मैं ले आया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अभिमन्यु के लिए, पर वो तो सिंगापुर में है। मैंने पैकेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से तान्या आ गई। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। उसने झपट कर पैकेट छीन लिया और मुझ पर चिल्लाई, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। लोग देखने लगे। मेरा गाल शर्म से जल उठे, पर उस शर्म के साथ कुछ और भी था, गुस्सा और एक सवाल। अगर अभिमन्यु सिंगापुर में है तो उसके नाम पर लखनऊ में पैकेट क्यों आ रहा है? उस रात मैं सो नहीं पाई। पूजा घर में बैठकर मोहन की तस्वीर के सामने बैठी रही। दिया जलाया, मन में सवाल उठते रहे। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगली सुबह मैंने फैसला किया, मैं सच जानूंगी, चाहे जो हो जाए। मैंने अपने पुराने स्कूल के एक सहकर्मी को फ़ोन किया, रश्मि। वो अभी स्कूल में काम करती थी। मैंने उससे पूछा, रश्मि, तुम्हारे पास अभी भी वो सारे कॉन्टेक्स्ट है ना, पुराने पेरेंट्स के स्टाफ के? रश्मि ने कहा, हाँ दीदी। क्यों? मैंने कहा, मुझे एक काम से मदद चाहिए। बता सकती हो कि कोई व्यक्ति किस हॉस्पिटल में एडमिट है क्या नहीं? रश्मि चुप रह गई कुछ पल, फिर बोले, दीदी आप ठीक है तो? किसी मुसीबत में तो नहीं है? मैंने कहा, बस मुझे यह जानकारी चाहिए। फिर रश्मि ने मदद करने का वादा किया। उसका एक रिश्तेदार किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करता था। एक और दोस्त बलरामपुर हॉस्पिटल में। 3 दिन में हमने लखनऊ के सभी बड़े हॉस्पिटल से अभिमन्यु का नाम ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर मुझे एक ख्याल आया। मैंने अभिमन्यु की पुरानी कंपनी में फ़ोन किया। वो एक आईटी फर्म में काम करता था। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, मैं अभिमन्यु अवस्थी की माँ बोल रही हूँ। क्या आप बता सकती है कि वह कब से सिंगापुर में है? उधर से जवाब आया, मैम, अभिमन्यु सर तो 3 साल पहले ही रिजाइन कर चुके थे। वो यहाँ काम नहीं करते। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। 3 साल पहले मतलब शादी के 3 साल बाद दिन। और तान्या ने कभी बताया नहीं। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर अभिमन्यु ने नौकरी छोड़ दी तो फिर वह क्या कर रहा था, और सिंगापुर की यह कहानी क्या थी? मैंने रश्मि को फिर फ़ोन किया। रश्मि, मुझे और मदद चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट की लिस्ट बना सकते हो? रश्मि की आवाज़ में चिंता थी। दीदी, मेंटल हेल्थ आप? मैंने कहा, बस कर दो प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरी है। अगले हफ्ते में मैंने चुपके से काम किया। तान्या ऑफिस जाती तो मैं कागजात ढूंढती। मुझे मोहन के पुराने दोस्त की बेटी का नंबर मिला। वो वकील थी, सुधीर पांडे। मैंने उससे फ़ोन किया और पूरी बात बताई। सुधीर ने कहा, आंटी, यह सीरियस मामला है। अगर आपका बेटा सच में कही है और बहू ने छुपाया है तो यह क्राइम है। मैंने कहा, पर सबूत कहाँ है? सुधीर ने कहा, सबूत हम ढूंढेंगे, पहले पता लगाते हैं वह है कहाँ। 6 और दिन लगे। फिर रश्मि का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। दीदी, मिल गया। मेरा दिल जोर से धड़का। कहाँ? लखनऊ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट। अभिमन्यु जी वहाँ एडमिट है। 18 महीने से मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया।
18 महीने? मेरा बेटा 18 महीने से मानसिक अस्पताल में है और मुझे पता तक नहीं। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। कैसे वो वहाँ गया? रश्मि ने कहा, दीदी, रिकॉर्ड के अनुसार उसकी पत्नी तान्या ने उसे एडमिट कराया था डिप्रेशन के केस में, और गार्डियनशिप के कागजात पर आपके दस्तखत भी है। क्या? मैं चिल्ला पड़ी। मैंने कभी कोई कागजात साइन नहीं किए दीदी, वो जाली दस्तखत होंगे या फ्रॉड है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, गुस्से से, दर्द से, बेबसी से। मेरा इकलौता बेटा वो मानसिक अस्पताल में पड़ा है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। और वो औरत तो तान्या, उसने मुझसे कहा कि अभिमन्यु सिंगापुर में है। उस रात मैं पूजा घर में खंड पर बैठी रही, मोहन की तस्वीर के सामने। मन में तूफान मचा था, पर मैं जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे लड़ना होगा अपने बेटे के लिए, अपने हक के लिए। अगले दिन मैं सुधीर पांडे के ऑफिस गई। मैंने उसे सारी जानकारी दी। सुधीर ने कहा, आंटी, हमें कोर्ट जाएंगे, पर पहले मुझे सारे दस्तावेज चाहिए, घर के कागजात, बैंक स्टेटमेंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स। मैंने कहा, मेरे पास घर के सारे ओरिजिनल कागजात है। मोहन ने सब मेरे नाम पर करवाया था, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, सब कुछ। सुधीर मुस्कुराया। तो फिर तान्या के पास कुछ नहीं है, वो धोखा दे रही है। मैंने कहा, पर अभिमन्यु को वहाँ से कैसे निकालेंगे? सुधीर ने समझाया, आंटी, अगर वो दस्तखत जाली है तो हमें कोर्ट ऑर्डर ले सकते हैं, और मैं हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से बात करूँगा। डॉक्टर राजीव माथुर मेरे क्लाइंट रह चुके हैं। अगले 3 हफ्ते मेरे जीवन के सबसे मुश्किल हफ्ते थे। दिन में तान्या के सामने में वही बूढ़ी बेबस सास बनी रही थी, पर रात को मैं सबूत जुटाती। मैंने पुराने बैंक स्टेटमेंट्स निकाले। पता चला कि अभिमन्यु के अकाउंट से 1 लाख निकाले गए थे। सारे ट्रांजैक्शन तान्या के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे। मैंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स की कॉपी मांगी। सुधीर ने कोर्ट ऑर्डर लेकर वह रिकॉर्ड्स निकलवाए। मुझे जो दिखा उससे मेरा खून खौल उठा। एडमिशन फॉर्म पर मेरे दस्तखत थे, और वो मेरे नहीं थे। किसी ने बहुत सफाई से नकल की थी। कंसेंट फॉर्म, गार्डियनशिप पेपर्स सब जाली थे। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि विजिटर रिकॉर्ड में तान्या का नाम सिर्फ एक बार था। 18 महीने में सिर्फ एक बार वो अपने पति को देखने गई थी। एक बार मैंने सुधीर से पूछा, अभिमन्यु की हालत कैसी है? सुधीर ने धीरे से कहा, आंटी, डॉक्टर माथुर ने अनुसार अभिमन्यु को माइल्ड डिप्रेशन था। ट्रीटमेंट से वह ठीक हो सकता था, पर इतने लंबे समय तक अकेलेपन और उपेक्षा ने उसकी हालत बिगाड़ दी। वह बहुत विड्रॉल हो गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, वह अकेला पड़ा रहा और मुझे पता तक नहीं चला। सुधीर ने मेरा हाथ थामा। आंटी, अब हम उसे निकालेंगे और तान्या को सजा दिलाएंगे। मैंने आंसू पोंछे। आप बस। अगले हफ्ते मैंने तान्या को देखा। वो घर में फिर से प्रॉपर्टी डीलर्स को लेकर आई थी। मुझसे बोली, मम्मी जी, मैंने फैसला कर लिया है, यह घर बिक जाएगा, आप किसी ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखती रही। तान्या मुस्कुराई। अच्छा है ना, आपको भी अपनी उम्र के लोग मिलेंगे वहाँ। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, पर अंदर ही अंदर मैं जानती थी अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। 2 दिन बाद तान्या ने घर में एक बड़ी मीटिंग रखी। प्रॉपर्टी खरीदार आने वाले थे। वह सुबह से ही घर साफ करवा रही थी। मुझसे बोली, मम्मी जी, आप अपने कमरे में ही रहना, बाहर मत आना। मैंने कहा, ठीक है, पर मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। शाम को जब वह खरीदार आया, तान्या उन्हें घर दिखा रही थी। यह 3 बेडरूम है, बहुत अच्छी लोकेशन है। गोमती नगर में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तान्या ने परेशान होकर दरवाजा खोला। बाहर डॉक्टर राजीव माथुर खड़े थे। उनके साथ सुधीर पांडे थे और 2 पुलिस वाले। तान्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह क्या है? मैं अपने कमरे से बाहर निकली। हाथ में एक फाइल थी। मेरे चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में आग। मैंने कहा, तान्या, यह वो लोग हैं जो सच जानते हैं। तान्या ने घबरा कर कहा, मम्मी जी, आप क्या कर रही है? इनको किसने बुलाया? मैंने शांति से जवाब दिया। मैं पुलिस इंस्पेक्टर नीलम सिंह ने आगे बढ़कर कहा, तान्या अवस्थी, हमें आप कुछ सवाल पूछने हैं।
तान्या ने प्रॉपर्टी खरीदारों की तरफ देखा। वो हैरान खड़े थे। तान्या ने फिर मुझे देखा। यह क्या मजाक है? मैंने फाइल खोली। उसमें से पहला कागज निकला। यह मजाक नहीं है तान्या, यह सच है। मैंने कागज सबसे सामने रखा। यह लखनऊ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का एडमिशन रिकॉर्ड है अभिमन्यु का। 18 महीने से वह वहाँ एडमिट है। तान्या की सांस रुक गई। नहीं, यह मैंने दूसरा कागज निकाला और यह गार्डियनशिप के कागजात थे जिन पर मेरे जाली दस्तखत थे। तुमने मेरे दस्तखत नकल किए, मुझे बताया तक नहीं कि मेरा बेटा कहाँ है। मेरी आवाज़ अब ऊंची हो रही थी। 2 साल से तुम मुझे झूठ बोल रही थी कि वह सिंगापुर में है, जबकि वह यही लखनऊ में था, एक मानसिक अस्पताल में अकेला बीमार। तान्या ने कहा, वो बीमार था, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। डॉक्टर माथुर ने बीच में कहा, मिस तान्या, मैं अभिमन्यु का ट्रीटिंग डॉक्टर हूँ। उन्हें सिर्फ आउट पेशेंट केयर की ज़रूरत थी, लॉन्ग टर्म एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप 18 महीने में सिर्फ एक बार मिलने आई, सिर्फ एक बार। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने तीसरा कागज निकाला और यह बैंक स्टेटमेंट है अभिमन्यु के अकाउंट का। तुमने 18 लाख निकाले, सब अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए बिना किसी की इजाज़त के। तान्या की आंखें फैल गई। मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे हक है। सुधीर पांडे ने कहा, नहीं मिस तान्या, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के आप यह पैसे नहीं निकाल सकते थे। यह फ्रॉड है। मैंने चौथा कागज निकाला और यह इस घर के कागजात है। यह घर मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरे पति मोहन ने मरने से पहले सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है। तान्या का चेहरा अब पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था। वह हकला रही थी, पर मैंने उसे बीच में रोका। मेरी आवाज़ अब बिल्कुल ठंडी थी। तुमने बस क्या? तुमने मेरे बेटे को मानसिक अस्पताल में डाल दिया, मुझसे छुपाया, उसके पैसे चुराए और मेरा घर बेचने की कोशिश की। यह सब तुमने बस किया। कमरे में खड़े प्रॉपर्टी खरीदार चुपचाप बाहर निकल गए। वो इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। इंस्पेक्टर नीलम ने कहा, मिसेस तान्या, हमें आपके खिलाफ FI दर्ज करनी होगी। फ्रॉड, फर्जरी, इलीगल कन्फाइनमेंट और मेंटल टॉर्चर के आरोप में तान्या की आंखों में अब डर था। नहीं प्लीज, मैं सब वापस कर दूंगी। मैंने कहा, बहुत देर हो चुकी है। तान्या, तुम्हें लगा मैं सिर्फ एक बूढ़ी औरत हूँ, बेबस कमजोर, जिसे तुम आसानी से ठग सकती हो। मैंने एक गहरी सांस ली, पर तुम भूल गई कि मैंने 32 साल तक स्कूल में कागजात संभाले है। हर कागज, हर रिकॉर्ड। मुझे पता है कि सच कैसे ढूंढा जाता है और मैं जानती हूँ कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। तान्या के घुटने कमजोर पड़ गए। वह जमीन पर बैठ गई। मम्मी जी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैंने सिर हिलाया। नहीं तान्या, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना, 2 साल तक मुझे अंधेरे में रखा, अब तुम कानून का सामना करोगी। इंस्पेक्टर नीलम ने तान्या को खड़ा किया। चलिए, थाने चलना होगा। सुधीर ने मुझसे कहा, आंटी, कल सुबह हम कोर्ट जाएंगे, आपको अभिमन्यु की पूरी गार्डियनशिप मिल जाएगी। डॉक्टर माथुर ने कहा, और मैं अभिमन्यु को डिसाइड करने की तैयारी शुरू कर दूंगा। आप उन्हें घर ले जा सकेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार खुशी के आंसू थे। अगले हफ्ते बहुत कुछ हुआ। कोर्ट ने मुझे अभिमन्यु की पूरी गार्डियनशिप दे दी। तान्या के खिलाफ 3 केस दर्ज हुए, फ्रॉड, फर्जरी और मेंटल टॉर्चर। उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। जब अभिमन्यु के ऑफिस के लोगों को पता चला कि क्या हुआ था, उन्होंने तान्या से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसके अपने माँ बाप भी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा कि तान्या ने परिवार का नाम खराब किया है। पड़ोसियों में खबर फैल गई। जिन लोगों के सामने तान्या बड़ी बड़ी बातें करती थी, वह सब उसे घृणा की नज़र से देखते थे। और सबसे बड़ी बात, अभिमन्यु के नाम से तलाक की कार्यवाही शुरू हो गई। आज मैं लखनऊ के गोमती नगर स्थित अपने घर में बैठी हूँ। आप कहाँ से हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शायद आपके शहर की भी कोई कहानी सुना दूँ किसी दिन। अभिमन्यु अब घर पर है। डॉक्टर माथुर ने कहा कि धीरे धीरे वह ठीक हो जाएगा। अभी वह बहुत कम बोलता है, पर हर सुबह मेरे साथ पूजा में बैठता है। मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती हूँ।
राजमा चावल, गाजर का हलवा। धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगा। कल उसने पहली बार मुझसे कहा, मम्मा मैं डर गया था, मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैंने उसका माथा चूमा। बेटा, माँ है ना, माँ कभी हार नहीं मानती। तान्या को 3 साल की सजा हो सकती है। उसकी सुनवाई चल रही है। मैं हर सुनवाई में जाती हूँ ताकि वह देखे कि जिसे उसने कमजोर समझा था वो कितनी मजबूत है। इस कहानी से मैंने सीखा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, अनुभव और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। मैंने 32 साल काम किया, हर कागजात को समझा, हर नियम को जाना और जब जरूरत पड़ी तो उसी ज्ञान ने मेरा साथ दिया। आज जब मैं पूजा घर में मोहन की तस्वीर के सामने बैठती हूँ तो कहती हूँ, देखा मैंने अपने बेटे को बचा लिया। अब वह सुरक्षित है और अभिमन्यु धीरे धीरे वापस आ रहा है मेरे पास, अपनी माँ के पास, जहाँ वो हमेशा से था, जहाँ वो हमेशा रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ मिलती रहे। और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शेयर करना ना भूलें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अगली कहानी जल्द ही आ रही है।